नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे राफेल डील के बारे में। फ्रांस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ऑफर जो कि भारत की तरफ से फ्रांस को दिया गया था। भारत ने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया गया था मई में। अब उसका फाइनली जवाब फ्रांस की तरफ से आया है और लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की जो डील है, जो कि राफेल फाइटर जेट को होने वाली है, वो फाइनल होते हुए दिख रही है। यानी फ्रांस ने एक डिटेल ऑफर जो है वो भारत सरकार के सामने रख दिया है कि आप अगर हमसे राफेल फाइटर जेट परचेज करना चाहते हैं तो ये शर्तें हमारी रहेंगी। और कुछ शर्तें जो आपने रखी थी उनमें से कुछ शर्तें हमने मान ली हैं या फिर हमने नहीं मानी हैं। ये सब कुछ इस डिटेल ऑफर में, इस प्रपोजल में बताया गया है। अब सवाल ये है कि इस प्रपोजल में वास्तव में कहा क्या गया है, जिसका इंतजार था भारत के पूरे हर एक नागरिक को, पूरी दुनिया को, कि वास्तव में इस राफेल डील के अंदर होने क्या जा रहा है। क्या भारत सारे के सारे जितने भी राफेल जेट्स हैं उनकी पूरी 100% टेक्नोलॉजी भारत से फ्रांस से प्राप्त कर लेगा? यानी क्या फ्रांस पूरी तरह से सोर्स कोड देने पर और इसके अलावा जो इसका रडार सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर देने पर फ्रांस राजी हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में हम पूरा तकनीकी विश्लेषण के साथ में समझने वाले हैं। दूसरी ओर एक और खबर यह है, इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में यह है कि भारत फ्रांस के राफेल फाइटर जेट पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है, जबकि भारत के सामने सुखोई 57 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का भी ऑफर है और उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से टीओटी यानी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी हैं और उनको भारत के साथ मिलकर भारत में ही तैयार करने के लिए या भारत में ही विकसित करने के लिए राजी हैं। और अगर कीमतों में भी देखा जाए तो सुखोई 57 चाहे भले ही फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन राफेल की तुलना में उसकी कीमतें भी काफी कम हैं। तो फिर ऐसे क्या कारण है कि भारत राफेल फाइटर जेट की तरफ ही भाग रहा है, यानी उसको परचेज करने के लिए बार बार फ्रांस से कॉन्टैक्ट कर रहा है? तो आज के सेशन में इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले उस न्यूज को समझेंगे जो फ्रांस की तरफ से प्रपोजल दिया गया है और फिर इसके क्या मायने हैं, सुखोई 57 क्यों नहीं, इस सब पर भी हम बात करेंगे। कहीं भारत गलती तो नहीं कर रहा है, इसका भी विश्लेषण हम विशेषज्ञों की नजर से देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए डील क्या है, सबसे पहले तो खबर को समझिए कि खबर क्या है। ये एएनआई जो है उसके हवाले से न्यूज ज्यादातर जगह पर छापी गई है। फ्रांस सबमिट 34 बिलियन राफेल प्रपोजल टू इंडिया। देखिए 34 बिलियन यानी 34 अरब डॉलर की ये डिफेंस डील है। शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है जो भारत फ्रांस के साथ करने जा रहा है। और इसमें 114 राफेल जेट्स की डील होने जा रही है फ्रांस के साथ में, जिसमें से 94 जो राफेल्स हैं उनको इंडिया में बनाने की बात हो रही है। यानी इनको पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा। दूसरी तरफ यहां व्लादिमीर पुतिन जो है सुखोई 57 को लेकर बार बार प्रपोजल दे रहे थे, लेकिन इंडिया की तरफ से इसे एक तरीके से डेक्लाइन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि हम ये फाइटर जेट नहीं परचेज कर रहे हैं। अब देखो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज की न्यूज है उसका विश्लेषण आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से समझिए। यहां पर क्या कहा गया है वो देखिए आप। यानी इन ए बिग स्टेप टुवर्ड्स इंकिंग द 114 Rafale jet agreement, France has submitted its detailed technical and commercial proposal to India for the deal. The initial cost estimation for the Indo-French proposal jet agreement is around 3.25 lakh करोड़। यानी इतने की ये डील है, फ्रांस ने प्रपोजल यहां पर दे दिया है। अब इनमें से 94 की बात कही गई है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जी टू जी यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। भारत सरकार और फ्रांस की जो सरकार है उनके बीच में ये डील हो रही है, लेकिन बीच में है राफेल को बनाने वाली दसोल्ट एविएशन कंपनी और इसके अलावा उसकी सहयोगी जो एलाइज कंपनीज हैं वो हैं। अब देखो भारत की हम बात करें कि भाई वास्तव में ये क्या डील फाइनल हो गई है, अभी फाइनल नहीं हुई है, ये याद रखिए। यहां पर ये चीज आप समझिए इसमें कि अभी फ्रांस की तरफ से एक डिटेल प्रपोजल यहां सबमिट किया गया है। अब भारत को क्या करना है या भारत क्या करेगा? तो भारत यहां पर देखिए इस डील में जो बातें फ्रांस के द्वारा रखी गई हैं उनका बारीकी से विश्लेषण करेगा। क्या भारत की जो शर्तें थी वो मान ली गई हैं?
क्योंकि भारत तो इस पर राजी नहीं है कि फ्रांस बनाकर हमें बेचे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बनाया जाए, फ्रांस के द्वारा पूरी तरह जो तकनीक है वो हमें ट्रांसफर कर दी जाए, इसका सोर्स कोड भी दिया जाए, इसके जो रडार सिस्टम है उनके सॉफ्टवेयर की तकनीक हमें सौंपी जाए, ताकि हम इसे कह सकें कि ये मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत बनाया गया फाइटर जेट है। तो इसका बारीकी से एनालिसिस किया जाएगा। अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी शर्तें काफी हद तक मान ली गई हैं या पूरी तरह मान ली गई हैं, तब जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उनके बीच में ये डील फाइनल होगी और तब इनका निर्माण जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और देखो यहाँ पर 114 राफेल की बात हो रही है, इस जो नई डील है इसके अलावा 36 राफेल हम पहले खरीद चुके हैं। 26 राफेल जो है, जो मरीन फाइटर जेट हैं यानी नौसेना के लिए, उनकी अलग से डील हुई है। इसके अलावा 31 राफेल जो हैं उनके बारे में भी बात सामने आ रही है कि हमारी नौसेना ने और अलग से डिमांड की है। तो अगर देखा जाए तो 200 से ज्यादा राफेल भारत की सेनाओं के पास में हो जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना राफेल लड़ाकू विमानों की एक बड़ी तादाद को ऑपरेट करने जा रही है। 42.5 स्क्वाड्रन की भारत को आवश्यकता है। 29 स्क्वाड्रन इस समय भारत के पास हैं, यानी लड़ाकू विमानों के जो स्क्वाड्रन हैं वो हमारे पास अभी कितने हैं, 29, और रिक्वायरमेंट कितनी है, 42.5। तो ये अगर डील फाइनल होती है तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है कम से कम इसमें 7 से 8 स्क्वाड्रन और बढ़ जाएंगे। सॉरी, इसमें 7 से 8 बढ़ जाएंगे तो 35-36 तक हम पहुंच जाएंगे। बाकी के जो स्क्वाड्रन है हमें स्वदेशी अपना जो प्रोग्राम है तेजस MK1A या फिर हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो भविष्य में तैयार होकर इसमें शामिल होगा, एम का प्रोजेक्ट, उसके तहत हमें पूरे करने हैं। अब देखो यहाँ एक सवाल सबके जहन में आता है कि सर, जब 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि सॉरी, जो राफेल लड़ाकू विमान है जो कि 4.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, और दूसरी तरफ हमारे पास में फाइटर जेट का ऑफर है सुखोई 57, तो वो क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? तो उसके तकनीकी मायने बहुत सारे हैं, उस पर हम बात करेंगे। देखो, राफेल की एक बार हम डिटेल में बारीकी से बात कर लेते हैं। 2012 के आसपास से ये मंत्रालय, हमारे जो है रक्षा मंत्रालय, वहां से बात शुरू हुई थी कि राफेल को हमें परचेज करना है, और इस पर डील हुई। 36 राफेल जो है वो भारत के पास में आ चुके हैं, यानी भारत इनको परचेज कर चुका है। और नई डील के तहत है 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट जो है उनको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत हमने हमारी डिमांड रखी थी कि हम क्या क्या चाहते हैं, उसका जवाब यहाँ पर आया है। इस जवाब में जो बात कही गई है, क्योंकि भारत ने ये कहा था कि आप हमें अगर सारी तकनीक जो है, सारे सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड देते हैं, तो हम हमारी जो अस्त्र मिसाइल है एयर टू एयर जो मारक क्षमता वाली है, जो कि दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में से एक आती है, उस मिसाइल को इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या वास्तव में ये विश्लेषण किया जाएगा हमारे रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कि फ्रांस के प्रपोजल में ये शामिल है या नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस डील में भारत जो है वो स्वदेशीकरण की बात कर रहा है कि हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा है, लार्सन एंड टर्बो है, और उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है, उनको लगभग 1.6 लाख करोड़ के जो चांसेज हैं, अवसर हैं, संभावनाएं हैं, वो यहाँ पर जनरेट होने वाली हैं। फ्रांस की तरफ से इसमें जो कंपनी भाग ले रही है, दसोल्ट एविएशन मुख्य कंपनी है, इसके अलावा MBDA है, सैफ्रॉन है, और एक कंपनी है थेल्स जो कि इसके रडार सिस्टम को डेवलप करती है। ये सारी कंपनी जो है इस डील में शामिल होंगी। अब यहां सवाल कि भारत को एक तो इतने ज्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता क्यों है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। एक तो हमारे जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी संख्या हमें बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास में 2 फ्रंट चैलेंजेज हैं, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, तो जल्द से जल्द हमारी वायुसेना को इनकी आवश्यकता है। दूसरा ये है फ्लीट कम्युनिटिलिटी, यानी कहने का मतलब जो लॉजिस्टिक जो बेनिफिट्स है, क्योंकि फ्रांस के जो लड़ाकू विमान हैं उनका हम पहले से उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास में उसका अनुभव है, इसलिए हम इस डील को परचेज करना चाहते हैं, करना पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये बड़ा निवेश है, और मेक इन इंडिया के प्रोसेस के तहत हम फ्रांस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत में ही इसको डेवलप करे। तो ये कुछ कारण हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ये है
कि यही सारे ऑफर, इनसे अच्छे ऑफर आपको पुतिन ने दिए थे, तो पुतिन की बात क्यों नहीं मानी गई? दूसरी बात, वहां अगर हम लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं तो जनरेशन के मामले में सुखोई 57 फाइटर जेट जो है वो राफेल से आगे है, फिर भी इसको डिनाई क्यों किया गया? तो इसका देखिए बारीकी से विश्लेषण मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो फाइटर जेट जब परचेज किए जाते हैं तो उनको दो तरीके से सामने रखा जाता है। एक होता है फ्लाई अवे कॉस्ट, फ्लाई अवे कॉस्ट यानी सिर्फ जो लड़ाकू विमान है उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वही आपको दिया जाएगा। दूसरा होता है पैकेज कॉस्ट। पैकेज कॉस्ट का मतलब है कि लड़ाकू विमान आपको जो बनाया है कंपनी ने, उसके साथ जो एसेसरीज हैं, जो वेपन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, कमांड कंट्रोल सिस्टम जितना भी है वो सब कुछ उसके अंदर लगा होगा, यानी रेडी टू यूज की स्थिति में होगा। तो अगर दोनों की बात करें हम, तो फ्रांस का जो आप फाइटर जेट है राफेल, उसकी अगर आप पैकेज कॉस्ट की बात करें, यानी जो कंप्लीट विमान है, एक विमान की कीमत कितनी है? 2850 करोड़। 2850 करोड़ रुपए का एक विमान हमें पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी की बात करें, किसमें, सुखोई के लिए बात करें, तो ये 850 से 1000 करोड़ का पड़ेगा। तो अगर दोनों की कीमतें देखें तो राफेल की तुलना में सुखोई जो है वो काफी सस्ता है, और सस्ता होने के साथ साथ फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। दूसरी तरफ अगर फ्लाई अवे कॉस्ट की बात करें, यानी केवल विमान की बात करें और हथियार वगैरह सब हम अपने इसमें इंटीग्रेट करें, तो ये 850 से 950 करोड़ का पड़ेगा, जबकि ये 300 से 450 करोड़ के आसपास का पड़ेगा। तो सुखोई 57 यहां पर हमारी पहली चॉइस होनी चाहिए थी, लेकिन पहली चॉइस हमारी कौन सी है? राफेल। भारत राफेल को क्यों खरीदने जा रहा है, अब वो समझिए आप। देखिए, एक तो ये समझिए कि सुखोई 57 के लिए व्लादिमीर पुतिन ने हमें बार बार ऑफर दिया है कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहां पर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जो दावा किए जाते हैं और जो हकीकत जो होती है, ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। एक उसका उदाहरण समझिए आप, कि 2007 में भारत ने सुखोई 57 पर आधारित फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एफजीएफए बनाने के लिए एक संयुक्त समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भारत ने करोड़ों का डॉलर का निवेश करने के बाद भी भारत को इस डील से पीछे हटना पड़ा 2018 में। क्यों हटना पड़ा? क्योंकि जो संवेदनशील डेटा थे उनको रूस ने हमें देने से मना कर दिया, यानी वहां पर रूस जो है पीछे हट गया था। तो ये जो डील 2007 में हुई थी एफजीएफए की, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को बनाने की, विकसित करने की संयुक्त एक समझौता था, उसमें रूस पीछे हट गया था। तो वर्तमान का कहने का मतलब कि जो डील वो ऑफर कर रहे हैं, क्या वो उस डील पर हमेशा बने रहेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा यहां पर देखिए आप, कि जो दसॉल्ट एविएशन का फाइटर जेट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर की है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये 50,000 फीट का इसका सर्विस सीलिंग है, और अगर इसकी हम बात करें स्पीड की, तो 1.8 मैक की स्पीड से राफेल जेट जो है वो आगे बढ़ता है, यानी इतनी गति प्राप्त कर सकता है। एक इसमें डिफरेंस समझिए आप सुखोई 57 और राफेल के बीच में। राफेल आपका 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि सुखोई फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन इंजन की क्षमताओं में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? आप अगर इंजन की क्षमता और एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? यानी जो फाइटर जेट है उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो अपनी स्थिति को छुपाने में सक्षम होगा या नहीं होगा। तो यहां पर आपको बता दें कि सुखोई 57 जो है उसका जो आरसीएस है, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो दुनिया के जो बाकी के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं F-35, F-22, इनकी तुलना में ज्यादा माना जाता है। यानी इनकी तुलना में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अपनी स्थिति को छुपाने में इनके कंपैरेटिव, वैसे ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित ही विमान है, लेकिन इनकी तुलना में कहीं ना कहीं इसके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। दूसरा, इंजन की बात कीजिए। यहां पर रूस ने दावा किया था कि हम इसमें एक शक्तिशाली इंजन लगाएंगे, इस डेलिए 30 नाम से इस इंजन का बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, लेकिन अभी ये बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। और इसमें जो इंजन अभी तक काम में आ रहा है वो है AL41F1। ये इंजन रूस के द्वारा इसमें लगाया गया है, यानी जो इंजन वास्तव में इसके लिए ऑफर किया गया था वो अभी तक इसमें लगा ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं हुआ। तो दूसरा इंजन जो है उससे इसमें काम चलाया जा रहा है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम राफेल की बात करें, तो इसका जो स्नैकमा
M88 इंजन है, ये दुनिया के बेहतरीन इंजनों में से एक माना जाता है, जो इसके अंदर अभी तक यूज किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप, सर्विसेबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स की जो समस्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? भारत रूस के कुछ विमानों का उपयोग पहले से कर रहा है, जैसे कि मिग 29 है, सुखोई 30 MKI है। अब इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इनकी जब हमें आवश्यकता होती है, या फिर हम कहें कि इसकी जो सर्विसेबिलिटी है उसकी हमें आवश्यकता होती है, तो कई बार अगर कंपेयर किया जाए, तो जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि हमारा फ्रांस से डील हो रखी है, फ्रांस और रूस की अगर तुलना की जाए तो इसमें फ्रांस हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी फ्रांस जो है, कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में रूस जो है वो जिस तरीके से उलझा हुआ है युद्ध की स्थिति में, तो रूस इसकी पूर्ति नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं रूस जो है इसमें बैकफुट पर आता है। अगर युद्ध की बात करें हम, सुखोई 57 अभी तक कहीं भी किसी बड़े युद्ध में इसका कहीं उपयोग नहीं हुआ है। इवन तक यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, उसमें भी रूस ने इसका सीमित उपयोग किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सुखोई 57 अगर मारा जाता है, यूक्रेन के द्वारा गिरा दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसके आरसीएस का जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब कोई भी अगर ऐसा बैक जो लीक पॉइंट है उसका, या फिर हम कहें कि कोई ना कोई ऐसा कमजोर बिंदु जो है सुखोई 57 का सामने आ जाता है, तो सुखोई 57 अभी जो कि मार्केट में अपने ग्राहक ढूंढ रहा है, वो वैसे ही नहीं मिलेंगे। अभी तक सुखोई 57 को किसी भी देश ने परचेज नहीं किया है, रूस ने भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रामाणिकता में कमी है। दूसरी तरफ अगर राफेल की बात करें, तो राफेल जो है उसका दुनिया के बहुत सारे जो ऑपरेशंस हुए हैं उनमें उपयोग किया गया है। इसका जो स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, वो पूरी तरह से प्रूवन है। देखिए, ये दसॉल्ट एविएशन की साइट पे अगर आप देखेंगे, तो लगभग 8 देशों के पास में राफेल को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। 8 देश ऐसे हैं जो राफेल की भारी संख्या में इस फाइटर जेट का यूज कर रहे हैं। इन देशों को ये बेचा जा चुका है। और बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं ऑपरेशन है, उनकी भी हम बात करेंगे, जो जो राफेल का क्या कर चुके हैं, जिनका उपयोग हो चुका है। इस लड़ाकू विमान की और क्या खास बात है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी इंटरऑपरेबिलिटी। यानी आप इसका, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार के मिशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन देशों के साथ, एलाइज कंट्रीज के साथ में, या जिनके साथ एग्रीमेंट करके राफेल को बेचा गया है, उनको इसका यूज करना आसान है। इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इसकी सर्वाइबिलिटी जो है वो कंपैरेटिव काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो मिसाइल लगी हैं, जैसे कि मीटियोर मिसाइल है, 150 किलोमीटर की रेंज है, हवा से हवा में मारक करने वाली, मारक क्षमता वाली है। स्कैल्प मिसाइल है, 300 प्लस किलोमीटर की रेंज में है। ये मिसाइलें इसे बहुत ज्यादा घातक बनाती हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से हम कह सकते हैं लाभकारी हैं, क्योंकि इतनी अच्छी रेंज जो है मिसाइल की, और वो भी आपने क्या किया है, इसका यूज किया है, आप जानते हैं इसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए कि रणनीतिक विविधता, एक्चुअल में रूस के कई विमानों का हम उपयोग ऑलरेडी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फ्रांस पर कुछ विमान जो हैं, उनमें जो सबसे बेहतर विमान है राफेल, उसका जो कि पूरी दुनिया उपयोग कर रही है, तो हम चाहते हैं कि उसकी संख्या बढ़े। दूसरी बात, एक है प्रतिबंधों का डर। प्रतिबंधों का डर, यानी अमेरिका ने रूस से अगर हथियार परचेज किए जाते हैं, तो एक तरीके से वो डर भी बैठा रखा है। हालांकि इसकी परवाह भारत को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बेहतर विकल्प है उस पर जाना चाहिए। तो बेहतर विकल्प भी यहाँ पर, एक्चुअल में सुखोई 57 को मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार लड़ाकू विमान है, लेकिन अभी प्रूवन नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी को प्रूव नहीं किया गया है पूरी तरह से। और अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो भारत यहाँ पर खतरे में आ सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो 2007 से लेकर अब तक, जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं दसॉल्ट एविएशन के द्वारा, अफगानिस्तान में, लीबिया में, माली में, ठीक है, इराक में, सीरिया में, इन सभी में राफेल का उपयोग किया गया है। और हर जगह पर राफेल जो है बेहतर साबित हुआ है। इसलिए भारत सरकार राफेल पर फोकस कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, एनालिसिस किया जाएगा, डिटेल प्रपोजल जो दिया गया है उसका पूरी बारीकी से विश्लेषण करना है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि 50% के आसपास स्वदेशीकरण होगा।
50% स्वदेशीकरण मतलब कि 50% भारत की तकनीक इसमें लगेगी, 50% राफेल जो है वो पूरी तरह से अभी भी फ्रांस का होगा, लेकिन भारत क्या चाहता है? 100%। 100%। तो कहां जाकर बात रुकेगी, क्या जाकर कहां पर ये डील होगी, ये अभी समय बताएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। राफेल हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है, राफेल की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो विकल्प हैं जिनको हमने डिनाई किया है, उनको डिनाई क्यों किया है, ये मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ।